सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, कल लोकसभा के अंदर में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हुआ है दोस्तों। और इस बिल के पास होने के वक्त में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ बातें ऐसी कही है जिसको सुन के पूरे देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उन्होंने वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की जो सरकार है दोस्तों, उनको भी एक्सपोज किया है और पूरी सभा के अंदर में दोस्तों सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 7 बार मीटिंग की गई है एक मुद्दे को लेके, अभी तक रिजॉल्व नहीं किया। और ये लोग जो पूछते हैं कि बॉर्डर के ऊपर में हमारे देश की जो बीएसएफ की टीम है, बीएसएफ काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो लोग क्यों बांग्लादेशी इलीगल जो घुसते हैं भारत के अंदर में इलीगली, उनको रोकने में नाकाम है। अब दोस्तों पहले शुरू करते हैं कि इमिग्रेशन और ये फॉरेनर्स बिल 2025 है क्या। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं दोस्तों, 1-2 लाइन के अंदर में। ये अंग्रेजों का एक कानून था दोस्तों, 1947 से पहले ये जो कानून बना हुआ था, उसी कानून के तहत में अब तक अंधेर नगरी चौपट राजा भारत के अंदर में चल रहा था। ये जो है इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी आता था वीजा लेके भारत के अंदर में कहीं भी नौकरी वोकरी करना शुरू हो जाता था। वीजा एक्सपायर होने के बावजूद कई सालों तक वो काम करते थे और पकड़े भी जाते थे। बाद में कई ऐसे केसेस पकड़े भी गए हैं कि कई सालों से उनका वीजा एक्सपायर है, फिर भी भारत के अंदर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपना नेक्सस ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के कोई ठोस कानून नहीं थे हमारे पास में। वही पुराने घिसे पीटे अंग्रेजों के टाइम में जो बनाए गए थे वही लेके अब तक चल रहे थे। तो अब इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के तहत में दोस्तों भारत के अंदर में कोई भी अगर आता है विदेश से, लीगल इलीगल कोई भी वीजा कुछ भी लेके आता है, तो एक एक चीज एक एक डेटा सेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कोई भी अगर होटल में रह रहा है तो होटलों को भी कौन विदेशी यहाँ पे रह रहे हैं उनका डेटा पूरा इकट्ठा करके सेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा। और कई भी कंपनी में अगर कोई भी विदेशी नागरिक काम कर रहा है दोस्तों, तो कब से कब का उनका पूरी डिटेल्स, पासपोर्ट की डिटेल्स, कब से वो उनका वीजा लगा हुआ है, वो सारी चीजें अब सेंट्रलाइज्ड होंगी। भारत को अब भारत सरकार सेंट्रलाइजेशन के तहत उनको पता रहेगा कि हमारे देश के अंदर में कितने ऐसे विदेशी आ रहे हैं और किन किन विदेशियों को हमें रोकना है, वीजा नहीं देना है। जैसे भारत के खिलाफ आपको पता है एजेंडा लेके बहुत जन विदेश में रह के दोस्तों भारत के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं। ऐसे कई एनजीओ है दोस्तों जो भारत के अंदर में अपने लोगों को भेजते हैं और ऑपरेट करते थे अब तक। अब से वो सब बंद। अब एक एक गतिविधियों पे दोस्तों भारत सरकार की निगरानी रहेगी। भारत सरकार को लाइव डेटा मिलता रहेगा कि भारत के अंदर में इस वक्त में कितने लोग हैं, कहां है, उनकी एक एक एंट्री दोस्तों जहां जहां होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपडेटेड होगी। अब दोस्तों कल लोकसभा के अंदर में जब ये बिल पास हो रहा था तब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कोई अवेलेबल नहीं था। खाली गौरव गोगोई वहां पे बैठे हुए थे कांग्रेस की तरफ से और ये फैमिली गायब थी। मतलब सोचिए इतना अहम बिल भारत के अंदर में पास हो रहा है, जबकि अंग्रेजों के टाइम में ये बिल मतलब ये नियम सब बना हुआ था। तब से 70 साल से क्या किया है कांग्रेस सरकार ने ये किसी को पता नहीं है। देश बस राम भरोसे चल रहा था दोस्तों हमारा। अब ये बिल आखिरकार जब पास हुआ तब अमित शाह जी ने कई ऐसे अहम बातें की हैं दोस्तों और ममता बनर्जी की सरकार को पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक्सपोज किया है। क्या एक्सपोज किया है? हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों ये जो है इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो भारत के अंदर में घुसे हैं दोस्तों, और बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर से इलीगली घुसते हैं इंडिया के अंदर में, और उनका आधार कार्ड तैयार हो जाता है, वोटर कार्ड तैयार हो जाता है, राशन कार्ड तैयार हो जाता है दोस्तों, और वहां से वो लोग ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के भागते हैं दूसरे राज्यों में और वहां पे जाके बस जाते हैं ताकि इनको जल्दी से डिटेक्ट ना कर सके कोई, और ये घुल मिल जाते हैं भीड़ के बीच में। दोस्तों आप पहले ये अमित शाह जी की बयान सुनिए, उसके बाद में हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या करे, सेना क्या करे,
मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। माननीय, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, एक 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की धुरती घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। अरे जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर वो दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा, ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद माने मुझे भी मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं बाउंड रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। मौका भी है, दस्तूर भी है, इन्होंने तो सवाल उठाया, मैं दिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैलता है। दोस्तों, जब ये बिल के बारे में, जब ये अमित शाह जी जब बंगाल गवर्नमेंट को टीएमसी के बारे में जब बात कर रहे थे, तब टीएमसी के जितने भी नेता वहां पे सामने बैठे थे, चू तक उनके मुंह से नहीं निकली, क्योंकि उनको भी पता है ये मुद्दा खाली अब बंगाल से, पहले असम भी खुला हुआ था भाई। पूरा जो बॉर्डर लगता है एरिया बांग्लादेश के साथ में, वो 2200 टोटल जो बॉर्डर है दोस्तों, उसका जो आंकड़ा दिया अमित शाह जी ने संसद के अंदर में 2216 किलोमीटर का है। और वो 2216 किलोमीटर में 1653 किलोमीटर फेंसिंग जो होती है, बॉर्डर फेंसिंग, वो ऑलरेडी हो चुकी है और फेंसिंग के पास में, बॉर्डर के पास में सड़क भी बन चुकी है। सिर्फ बचे हैं दोस्तों 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर में से भी 150 किलोमीटर ऐसे हैं दोस्तों, 125-150 किलोमीटर के नदी नाले ऐसी एरिया है जहां पे फेंसिंग हो ही नहीं सकती। वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दोस्तों कैमरा, स्मार्ट कैमरास वो सब लेके वहां पे बीएसएफ पेट्रोलिंग करके वो इन्फिल्ट्रेशन रोकेगी। बाकी का जो बचते हैं 450 किलोमीटर का एरिया, वो पड़ता है बंगाल का। बंगाल के अंदर में बंगाल की सरकार
कभी भी अलाउ नहीं करती है ये फेंसिंग कंप्लीट होने के लिए। क्यों मैं बताता हूं इसका, क्योंकि मैं बॉर्न एंड रेस्ड इन बंगाल हूं दोस्तों, ठीक है, कोलकाता, तो मुझे वहां की डिटेल पता है। पहले सीपीआईएम की जब सरकार हुआ करती थी दोस्तों, ये सब पूरी की पूरी बॉर्डर खुली रहती थी। जैसे कि आप मान लीजिए पहले जैसे अमेरिका और मेक्सिको की पूरी खुली बॉर्डर रहती थी, कोई भी आ जा सकता है एनी टाइम, वैसा हाल था बंगाल के अंदर भी। अब टीएमसी की सरकार जब बन रही थी तब ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर में हल्ला उठाया था और ये कहा था कि एक एक बांग्लादेशियों को यहां से घसीट के फेंकूंगी मैं। तब इनको धक्के मार के पार्लियामेंट से फेंक दिया गया था। वो विंटेज वीडियो सबको याद है दोस्तों, और वो वीडियो इतनी सर्कुलेट हुई थी जिसके बाद में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट जीत के आई थी बंगाल में, क्योंकि लोग भी परेशान हो चुके थे ये इलीगल बांग्लादेशी से। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनती है, बंगाल के अंदर में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर में दोस्तों। मतलब आपको बताऊं, कल बंगाल के अंदर में डेमोग्राफी इस हद तक बुरी हो चुकी है कि उसके क्या ही कहने। जो बंगाल नहीं गया, गांव गांव में इंटीरियर नहीं घुमा, उनको पता शायद नहीं चलेगा, लेकिन एक वक्त के अंदर आपको लगेगा कि आप बांग्लादेश के अंदर में आ चुके हैं, ऐसे एरियाज हो चुके हैं। तो अमित शाह जी ने यही कहा कि जब भी हमारी बीएसएफ कोशिश करती है यहाँ पे फेंसिंग करने की, इनके लौंडे लपाड़े टीएमसी के आ जाते हैं और वहां पे फेंसिंग रोक देते हैं। उनके ही आसपास के लोकल लोग आ जाते हैं, वो रिलीजियस नारा देते हैं। अमित शाह जी ने ये कहा है, अल्लाह अकबर नहीं कहा है, रिलीजियस नारा देते हैं और फेंसिंग करने नहीं देते हैं। और क्यों नहीं करने देते हैं, इसके भी 2-3 रीजन है बड़े बड़े, जो मैं बता रहा हूं आपको, और ये जेन्युइन है। आप किसी भी आपके अगर बंगाल के अंदर में कई भी लोग रहते हैं जान पहचान वाले, उनसे पूछ लीजिएगा, कोई भी आसपास में अगर रहते हो तो। पहला है दोस्तों, इलीगल बांग्लादेशियों की धड़ल्ले से इन्फिल्ट्रेशन जो होती रहती है। ये 450 किलोमीटर का जो बॉर्डर फेंसिंग नहीं होने दे रहे हैं, कितनी बीएसएफ रोक लेगी भाई। आज घुसते अगर 6 जन आते हैं दोस्तों और बीएसएफ पकड़ लेती है उनको, तो बीएसएफ समझा बुझा के भेज देती है। फिर वो कोशिश करते हैं 25 किलोमीटर दूर से कहीं और से, वहां भी अगर पकड़े जाते हैं तो और 25 किलोमीटर दूर से वो ट्राई करते हैं। तो 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद में एक बार तो घुस ही जाएगा भाई। और घुसने के बाद उनको दिक्कत क्या है, पूरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बना रहता है भाई। इसकी मेन्यू कार्ड है, प्राइस लिस्ट है। इस प्राइस लिस्ट में आपको अगर आधार कार्ड पहले से बना हुआ चाहिए, वोटर कार्ड बना हुआ चाहिए, तो सब कुछ मिल जाएगा। उसका इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको बिना आधार कार्ड यहाँ पे आना है तो आपको इतना देना पड़ेगा खाली बॉर्डर क्रॉस कराने के। अगर आपको कहीं और शिफ्ट होना है दूसरे राज्यों में, तो कहां कहां जाना है उसकी पूरी प्रॉपर इनको सब पता होता है। भारत के अंदर में आके इनके डॉक्यूमेंटेशन तैयार रहता है, इनको पता रहता है दिल्ली में अगर हमें जाना है तो दिल्ली की कौन सी जगह पे रहना है, इनको सब पता रहता है। बेंगलोर में जाना है तो बेंगलोर के कौन से एरिया में जाना है। भारत की हाजी मेजर सिटीज जितनी भी है वहां पे डेमोग्राफी चेंज करने की इनकी पूरी मंशा होती है, और ये पूरे एक एजेंडे के साथ में भारत में आते हैं। और जो बॉर्डर एरियाज के ये जो लौंडे लपाड़े इनके रोकते हैं बीएसएफ को, ये इसलिए ताकि इनको डॉक्यूमेंटेशन में पैसे मिले, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये पूरा एक रैकेट है दोस्तों जो इनको बना के सब कुछ देता है और मुहैया भी कराता है कि आप यहाँ पे चले जाइए, इस स्टेट पे चले जाइए, आपको यहाँ पे इस एरिया में रहना है, यहाँ पे हमारे कहीं भाई है, कई जान पहचान वाले हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। दूसरा, जो लोकल स्मगलिंग होती है ना दोस्तों, वो अनरजिस्टर्ड रहती है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा दोस्तों, कई 100 किलो गोल्ड पकड़े गए हैं 2023 में, 2024 में कई 1000 किलो के गोल्ड, ड्रग्स, ये सब ब्लैक मनी, जो नकली करेंसी पहले बनती थी। पहले तो नकली करेंसी जो 2000 डिमोनेटाइजेशन से पहले जो बनती थी ना दोस्तों, वो मोस्टली बांग्लादेश से तैयार हो के ऐसे छपती थी और ऐसे पास होती थी बॉर्डर में, मानो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये बांग्लादेश से इंडिया में आ रहा। इस तरीके से वहां पे चलता था ये सब। तो ये जो लोकल लेवल पे जो स्मगलिंग होती है ना, आपको मैं बता दूं दोस्तों, हो सकता है ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है दोस्तों। $1 बिलियन लोग यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसी को कहते हैं कि बांग्लादेश से भारत में ले आओ, भारत के अंदर में सब इनको डॉक्यूमेंटेशन बनवा दो, ये फलाना दिखना, इनको सब मुहैया कराओ, साथ में सामान इधर से उधर स्मगलिंग होती रहती है। समझ रहे हो? गोल्ड, नकली करेंसी, ड्रग्स, ये सब तो आम सी बात हो गई थी वहां पे एक वक्त पे। अब बीएसएफ दोस्तों, मैं होम मिनिस्ट्री से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज
बीएसएफ को फुली छूट देनी चाहिए कि कोई भी अगर इलीगली बांग्लादेश से भारत में घुसने की कोशिश करता है तो सीधा उड़ा दो उनको। 10 को उड़ाओगे ना तो बाकी 90 जो बॉर्डर पे वेट कर रहे हैं ना भारत के अंदर घुसने की, वो नहीं घुसेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये जो संधि हुई थी बांग्लादेश की शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ में, वो गलत थी। वो अब संधि मांगना शेख हसीना रही तो अब हमें वो क्लॉज की भी जरूरत नहीं है जो संधि की गई थी। बस हाँ, शेख हसीना तो है नहीं तो अब वो संधि भी नहीं चाहिए हमें। और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी शेख हसीना के साथ रिलेशन का क्या मैटर है भाई, हम अपनी सिक्योरिटी पहले देखेंगे। तो उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया टीएमसी की सरकार को। आज की डेट में वोट बैंक के नाम पे भारत के अंदर में दोस्तों कुछ भी ये अपनी बेटी मतलब जमाई बना के रख लें। मैं तो बोलता हूं ये पॉलिटिशियन वोट बैंक, आज की डेट में बंगाल के अंदर में अपने वोट बैंक पे ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आज की डेट में ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगी। ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग लीडर है, इतने साल से चीफ मिनिस्टर, एक ही वोट बैंक के ताकत पे ऊपर में बनी हुई है दोस्तों। और ये सबको पता है कि वोटर कार्ड उनका जो तैयार मिलता है भाई लीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या को, वो किस धड़ल्ले से एक ही पार्टी को वोट देते हैं ताकि उनका ये पूरा नेक्सस चलते रहे। वहां पे बीएसएफ को, सेंट्रल फोर्स, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है दोस्तों, उनको रोकने की हिम्मत इन एरियाज में होती है इन लोगों को कि फेंसिंग नहीं होगी। इनके बाप का एरिया है जैसे है ये। इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स भारत के अंदर में इस हद तक घुस चुके हैं दोस्तों कि बिहार के सीमांचल एरिया पूरा जो है दोस्तों, डेमोग्राफी चेंज हो गई है। 80-90% कहा जा रहा है कि आज की डेट में इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम से भर गए हैं। फिर झारखंड में तो आपको पता ही है, झारखंड के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इलीगल बांग्लादेशी था, किस तरीके से आदिवासियों की जमीनें लूट रहे हैं, आदिवासी बहन बेटियों के साथ में शादी कर रहे हैं वो लोग, और उनको बाद में उनकी ही प्रॉपर्टी छीन के उनको ही बेदखल कर दिया जाता है, डिवोर्स दे दिया जाता है। और आज की डेट में झारखंड के अंदर में भी ये बहुत बड़ा नेक्सस है और फैल रही है दोस्तों, ये कैंसर है भारत के लिए। तो अमित शाह जी यही कह रहे थे। तो अमित शाह जी दोस्तों होम मिनिस्टर है भारत के, इतने साल से लोगों को पता नहीं होगा। लोग पूछते होंगे बीएसएफ को, मैं भी 1-2 सवाल पूछता हूं कि भाई बीएसएफ के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये पूरा एक नेक्सस है। 450 किलोमीटर का जो ओपन बॉर्डर है दोस्तों आज वेस्ट बंगाल के अंदर में, वो आप सोचिए कि रशिया की आर्मी और अमेरिका की आर्मी भी आ जाए ना तो भी भाई नहीं रोक सकती। 70 साल से यही कांग्रेसियों ने क्या किया भारत के लिए, क्या किया 70 साल से? ओपन बॉर्डर छोड़ के रखा था बांग्लादेश के साथ में। कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को तार तार करके रख दिया। आज असम से आते थे मनमोहन सिंह, असम से एमपी थे ना, असम के लिए क्या किया था मनमोहन सिंह जी ने? कुछ नहीं किया। 70 साल से दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा था भारत के अंदर में। भारत को तोड़ने की और लूटने की मानसिकता है इन कांग्रेस परिवारों ने दोस्तों, इनकी पूरी स्ट्रेटेजी थी, इनकी पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। आप सोचिए पाकिस्तान बनाने के वक्त में जो वोटिंग हुई थी उस वक्त में गए कितने जन थे पाकिस्तान बनने के बाद में? पाकिस्तान बनाने वाले कहा जाता है कि मेन लोग तो यहां पे रह गए, और अब जब जमीन धर्म के नाम पे बांग्लादेश बन चुका दोस्तों, उसके बाद में भी बांग्लादेश यहां पे आ रहे हैं। सोचिए आप, बहुत सोचने वाली बात है। भारत का बंटवारा करने का इनका जो पुराना मंसूबा था दोस्तों, वो किस हद तक इनकी वोट बैंक की राजनीति भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में खिलवाड़ कर रही है। अब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पूरे भारत के अंदर में एक साथ सर्वनाश करना पड़ेगा, इनको धकेल धकेल के घसीट घसीट के फेंकना पड़ेगा। और ये मास मूवमेंट तभी आएगा जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी भाजपा शासित राज्य है वहां पे सीधा अनाउंस कर दे, लोगों से विनती करे, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग सेवा करेंगे भारत की। आज भारत के अंदर में देशभक्तों की कमी नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट इन बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने की बातें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर दे तो सब लोग इसमें वॉलंटियर की तरह काम करेंगे और करने को तैयार है। मैं भी तैयार हूं दोस्तों। मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि भारत के अंदर में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े जाते हैं, ये लोग बोलते हैं नॉर्थ 24 परगना से है, बंगाल से है। सोचिए ये ओपनली बोलते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट भी वहीं से मिलते हैं। कल अमित शाह जी ने यही तो कहा
दिल्ली के अंदर में दोस्तों जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए, इन सबके पास में बंगाल का आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ मिला है। और दिल्ली में ये लोग मस्त अमानतुल्ला खान, अरविंद केजरीवाल से 10-10 हजार रुपए, चावल, बिजली, कटिया मार के चला रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं इनकी माँ का। अब सोचिए 50 फैमिली थी, 350 बच्चे थे उस रोहिंग्या के एरिया में, आके जबरदस्त तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं ये लोग भारत के अंदर में। खाली आप इमेजिन कीजिए। और इनके पास में बंगाल का डॉक्यूमेंट पकड़ा जा रहा है, पूछते हैं तो बोलते हैं हम ही बंगाल थे केस छी। अरे वो भी अपनी बंगाल की भाषा अलग है, बांग्लादेशी भाषा अलग है, वो अपनी बांग्लादेशी भाषा में बात करते हैं। मैं तो बंगाल के अंदर में दोस्तों जब रहता था, बांग्लादेशियों को बातें सुन के और उनको देख के बता दूं कि ये बांग्लादेशी है भाई। कई मेजर सिटीज में दोस्तों हर एक घर के अंदर में जितनी भी काम करने वाली मेड आती है ना, मोस्टली आपको दिखेंगी। मेजर सिटीज की बात कर रहा हूं, पुणे, गुड़गांव, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे जितने भी ये लोग, हैदराबाद, ये लोग जाती है ना, सब बोलती है बंगाल से हैं और नाम अपना दूसरा बताती है। इनको कभी चिकन पेश करिएगा खाने के लिए, ये लोग खाओ चिकन नहीं खाएंगी। क्यों पता? क्योंकि वो हलाल ही खाएंगी, वो चिकन अवॉइड कर देगी, नहीं खाएगी, ना बोल के निकल जाएगी। और सब इलीगल बांग्लादेशी ही है जो भारत के अंदर में आके ये मेड सर्विस जो इनको प्रोवाइड करवाती है दोस्तों, जो मेड प्रोवाइड करवाती है, उन पे भी जांच होनी चाहिए। जितने भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने वाले सेंटर्स है, उन सब की पूरी जांच होनी चाहिए। उन सबको ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि उनके आने वाली 7 पुश्ते तक कभी भी ये क्राइम ना करे। देश के साथ गद्दारी है भाई, ये गद्दारी की श्रेणी में आती है। इसमें कई नेताओं के भाई $1 बिलियन इंडस्ट्री है, कई नेताओं के नेक्सस होंगे ही होंगे। जांच करने की पूरी है। और अमित शाह जी ने कह दिया बस अब हो गया, अब होने नहीं देंगे। 2026 में बंगाल के चुनाव है, भाजपा की सरकार वहां पे बनेगी और हम जितने भी ये 2 नंबरी काम चल रहे हैं इनको बंद करवाएंगे। बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा होने देंगे और तुरंत हम ये काम कंप्लीट करके रहेंगे, फिर चाहे ममता दीदी रोके या ना रोके, क्योंकि फिर हमारी सरकार बनने के बाद ये सब प्रॉब्लम बंद हो जाएगा, परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। और जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है उन सबको बुद्धि से पकड़ पकड़ के घसीट के फेंका जाएगा उस पार। दोस्तों तो ये थी दोस्तों, अभी तक कोई लॉ नहीं था। ये इलीगली जिसका वीजा एक्सपायर हो गया या भारत के अंदर से कोई फर्जी पासपोर्ट पे आता है या जाता है दोस्तों, उसको 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये भी अमित शाह जी ने कह दिया। ये इमिग्रेशन बिल जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल था, इसके तहत में आप सोचिए दोस्तों, ममता बनर्जी खुद सीएए और एनआरसी के अगेंस्ट में क्यों थी? अब आपको जवाब मिल जाएगा। हम लोगों को तो पता रहता है, आइडिया रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप सोचिए 1946 में लास्ट ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो था ना 1946 का, वही अब तक चलते आ रहा था। ये कांग्रेसियों ने खाली गद्दी गरम की और पैसे दिन दड़ेलने से लूटे हैं इतने सालों से, देश को बर्बाद कर दिया। और भाजपा की सरकार 2014 में बनी, अभी 2025 चल रहा है, 10 साल हो गए इनको भी, लेकिन चलो देर आया दुरुस्त है, ये बिल आया तो सही। ऐसे कई ऐसे नियम है दोस्तों जो अंग्रेजों के दौर से चले आ रहे, ये सब पे नकेल कसने की जरूरत है। ये लोग पार्लियामेंट चलने नहीं देते ऑपोजिशन वाले। आप सोचिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी खुद यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे जब ये बिल पास हो रहा था। बाद में आए सवाल उठा रहे थे कि इंडिया 50th रैंक करता है पासपोर्ट इंडेक्स में, पूरे वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज है, हमारा पासपोर्ट 50वें नंबर पे क्यों है? भाई तुम्हारे वक्त में क्या था? राहुल गांधी जी क्या था आपके वक्त में? बताओ वो भी जनता को। प्लस वो कोई मैटर नहीं करता। अमित शाह जी ने कल इसका जवाब देते हुए पार्लियामेंट के अंदर में राहुल गांधी को ऐसे एक बोलते हैं ना कटाक्ष मारा है, वो समझने वाले समझ जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा राहुल गांधी जी आजकल बहुत ज्यादा एनजीओ पे बिलीव करते हैं। उसका मतलब ये था कि जो एनजीओ आपको सपोर्ट कर रही हैं आपकी सरकार बनाने के लिए, जो जॉर्ज सोरोस फंडेड भी ऐसे है, वो सब एनजीओ काम कर रहे हैं और वही सब इंडेक्स बनाती है। ये सब कोई सरकारी आंकड़े नहीं है भाई, ये एक संस्था होती है जो ये सब अपने मन से बनाती है। उनका पैमाना क्या होता है किसी को आज तक नहीं पता, बस वो पैमाना छाप के डाल देती है सोशल मीडिया में, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो अमित शाह जी ने यही कहा कि राहुल गांधी जी
आप बड़ा एनजीओ के डेटा इकट्ठा कर करके उनको पार्लियामेंट के अंदर में टाइम वेस्ट करते हो और उठाते रहते हो। कई बार तो आप उनकी स्पीच लिखी हुई, वो जो बोलना चाहते हैं, एनजीओ जो कहना चाहती है, भारत के अंदर में करवाना चाहती है, आप एनजीओ की ही बातें स्पीच पढ़ के बोल देते हो। तो थोड़ा आप अध्ययन कीजिए, इस पे थोड़ा स्टडी कीजिए कि क्या है। ऐसी कोई गवर्नमेंट सस्ता पूरे वर्ल्ड में नहीं है जो कि पासपोर्ट इंडेक्स तैयार करती हो, हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करती हो। आप सोचिए, इंडिया को अफगानिस्तान हमसे, भारत से ज्यादा खुश है, ये इंडेक्स ने अभी थोड़े दिन पहले छापा था। पाकिस्तान भारत से ज्यादा खुश है, पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा खुश है। कुछ दिन रुकिए, 1 साल बाद में चौंकिएगा मत अगर गाजा पट्टी का नाम हमसे आगे आ जाए। गाजा को तो समतल कर दिया इजराइल ने, फिर भी ये अब गाजा का भी राग लपेटेंगे इंडेक्स, तो चौंकिएगा मत। ये सब एनजीओ होती है, इनका प्रोपागेंडा भारत के खिलाफ हमेशा से चलता रह रहा है। और इन सब एजेंडाधारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत के अंदर में है ना, इन सब पे भी नकेल कसने वाली है बहुत जल्द। और आप अमित शाह जी का ये बयान हल्के में कोई भी नहीं ले सकता दोस्तों, इसीलिए टीएमसी पार्टी वहां पे चुपचाप बैठी हुई थी। अभी हालांकि ममता बनर्जी जी लंदन पे जाके वहां पे भाषण दे रही थी, तब उनके खिलाफ भी वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं। उसकी भी वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं बना के डाल दूंगा दोस्तों। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है, इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 जो पास हुआ पार्लियामेंट में, इसके बारे में दोस्तों, और ये कितना जरूरी और अहम था, आप प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।